Good morning, beta. So, welcome to the second video of third chapter, Geography 10th class, that is water resource. So, we start from the multi-purpose river projects and integrated water resource management. तो first of all हम समझेंगे what is multi-purpose project. तो word define करता है ऐसे projects जो river पे लगे हैं और multi means एक से ज्यादा purpose को short out करते हैं, ठीक है. और ये विदाउट रिवर भी टर्म यूज होती है. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बोलते हैं किसी भी एरिया में कोई भी प्रोजेक्ट जो दो या दो से ज्यादा पर्पज को सॉल्व करता हो, ठीक है. बट हम पढ़ रहे हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किन से? रिवर प्रोजेक्ट्स. देखिए तो इसमें एक ही नाम आता है, दैट इज डैम प्रोजेक्ट्स. But how do we conserve and manage water? Archaeological and historical record show that from ancient time we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of stone, rubble, reservoir or lakes, embankment and canals irrigation. Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins. तो हम एंशिएंट पीरियड की बात करें तो लंबे समय से हम रिवर्स पे इस तरह के एम्बैंकमेंट और डैम्स बनाते हैं. अब मैं कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और जो कई बार एनटीसी में क्वेश्चंस रेज होते हैं इस तरह के मैसो कॉलम, करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप्स. देखिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया. तो इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी यानी बिफोर बर्थ क्राइस्ट, फर्स्ट सेंचुरी की बात करें, श्रीन गवरपुरा नियर इलाहाबाद हैज सॉफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलाइजिंग द फ्लड वाटर इनटू रिवर गंगा. तो जब गंगा में मानसून टाइम में फ्लड आता था तो ये क्या करता है, उससे चैनलाइज कर देते, दोनों साइड नॉर्थ और साउथ में उसको चैनलाइज कर देते, जिससे फ्लड आसपास एरिया के रिवर वैली एरिया को फ्लड से कोई डैमेज ना हो. सेकेंड, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य डैम्स लाइक लेक्स इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट. तो बड़ी स्केल पे इरिगेशन लेक डैम्स बिल्ट हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड क्या था इसका 322-927 बीसी इसका पीरियड है. नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ सॉफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा उड़ीसा. उड़ीसा कलिंगा की बात करें तो महाभारत टाइम से ही यहाँ जो बड़ी रिवर्स हैं, महानदी है, ऊपर दामोदर है, तो यहाँ पर महाभारत टाइम से ही कई छोटे छोटे डैम स्ट्रक्चर हैं जो बहुत ओल्डर है, कहा जाता है महाभारत काल से बिलोंग्ड है. और अगर हम बात करें तो लास्ट कलिंगा जो अशोका किंग थे उस टाइम के भी हमें बहुत से एविडेंस मिलते हैं. तो महाभारत काल टू 3rd BC हम जो बात करते हैं अशोका एम्पायर, तब तक के कई प्रूफ मिले. इसके अलावा नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, यहां भी काफी डैम स्ट्रक्चर्स मिले पुराने. बेन्नूर कर्नाटका और कोल्हापुर महाराष्ट्र. नेक्स्ट, फोर्थ एग्जांपल इन 11th सेंचुरी, प्लीज नोट करें ना सेंचुरी. 11th सेंचुरी भोपाल लेक इज आल्सो नोन एज भोजताल, क्योंकि राजा जो भोज है उन्होंने इसको बनाया था. वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट. तो उस टाइम की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल मैनमेड लेक थी, उनमें से नंबर 1 पे थी. Then, in the 14th century, the tank is Hausa Khas Delhi was constructed by the Iltutmish for supplying water Shri Fort. जो दिल्ली में श्री फोर्ट है, लाल किला का एक पार्ट है, उसमें वाटर सप्लाई के लिए 14th सेंचुरी में हौजा खास बनाया गया जो इल्तुतमिश ने बिल्ड किया था. नीचे एक पिक्चर दी है हीराकुंड डैम, जो सबसे लंबा डैम है, लॉन्गेस्ट है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है. और हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है, महानदी रिवर. आते हैं ऊपर. What are dams? How do they help us conserving and managing water? Dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agricultural field. तो स्टार्टिंग का यही एक एम था कि वाटर हमें कलेक्ट करना है, रोकना है और इसको अदर सीजन्स में जब रेन नहीं होती उस टाइम से एक्टिव फील्ड में यूज किया जाता है. ये पहला एक पर्पज था ओनली स्टार्टिंग में. बट आज की बात करें टुडे तो यहाँ बहुत से डिफरेंट रीजन्स हैं जिनकी वजह से हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं. इनको पॉजिटिव पॉइंट्स पे पढ़ते हैं जो डैम के फेवर में आते हैं. नंबर 1, डैम आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट इरिगेशन था लॉन्ग टाइम से, बट अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज यूज आर फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन इवेंट्स, मनोरंजन वगैरह, इनलैंड नेविगेशन, अंदर नाव शिप वगैरह चलाने के लिए भी यूज करते हैं, फिश ब्रीडिंग. Hence, dams are now referred to as multi-purpose projects where the many use of the impounded water and integrated with one another. For example, in Satluj Byas River, the Bhakra Nangal project, water is being used both hydel power station and irrigation. तो भाखड़ा नंगल के दो बड़े मोटो हैं, हाइडल पावर स्टेशन, यहाँ से इल्सरी बनती है जो नॉर्थ इंडिया में कई जगह सप्लाई होती है, हरियाणा में भी, और इरिगेशन के लिए भी काफी, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी कैनाल जो सबसे बड़ी कैनाल राजस्थान में डेजर्ट एरिया में वाटर प्रोवाइड करती है. इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में कई जगह से वाटर प्रोवाइड होता है. सेकेंड एग्जाम्पल दिया हीराकुंड प्रोजेक्ट का. हीराकुंड कहां पर है? कृष्णा. ओके, इन द
No, Hirakund. No, Hirakund is not. It is in Odisha. In the Mahanadi Basin, integrated conservation of water with flood control. तो यहाँ भी दो हैं. इंडिकेट द कंजर्वेशन. यहाँ सबसे बड़ा रीजन था फ्लड, क्योंकि इस एरिया में हम बात करें महानदी और यहाँ पे दामोदर वैली, इन एरिया में मानसून में काफी अच्छी बारिश हो जाती है कई बार, और हर 2-4 साल में फ्लड आती है, राइट. तो उस फ्लड को चेक करने के लिए, और प्रेजेंटली हम बात करते हैं हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है, यहाँ आसपास बहुत से इंडस्ट्रियल एरियाज है जहां पर चीप रेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ से प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट देखिए, अब डैम के बारे में दिया है, सिर्फ डैम के बारे में, द डैम वर्ड. ओके, ये डैम इज ए बैरियर. डैम अपने आप भी क्या है, बैरियर है. रिवर चलते फ्लो में बीच में बैरियर है, और ये 3 काम करता है. अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर बीच में बैरियर है. दैट ऑब्स्ट्रक्ट, पहले तो रोकता है पानी को, डायरेक्ट उसकी दिशा बदलता है, और रिटार्ड द फ्लो, और फ्लो को चेक भी करता है, रोक भी सकता है, स्लो डाउन कर सकता है. सारा पानी नहीं, थोड़ा बहुत पानी आगे जाएगा, रोक लेगा. ये 3 तरह के काम करता है. इसके अलावा ओफन क्रिएटिंग ए रिजर्वायर लेक, इसके अलावा पीछे एक बड़ी लेक बन जाती है, रिजर्व बन जाता है, रिजर्व वाटर कलेक्ट हो जाता है. एंड लेक और इम्पाउंडमेंट, डैम रेफर टू द रिजर्वायर रेदर देन द स्ट्रक्चर. तो इस स्ट्रक्चर को डैम नहीं, हम इसके पीछे जो लेक है मेन पार्ट इसका ये होता है, इसको पूरे को हम डैम बोलते हैं. मोस्ट डैम्स हैव ए सेक्शन कॉल्ड ए स्पिलवे. हर एक डैम में एक स्पिलवे सेक्शन होता है जहां से पानी फ्लो में आता है. जैसे आपको इसमें हीराकुंड डैम में दिख रहा है, इससे पानी बाहर आता है उछलता हुआ, और आपने कई जगह सीन वगैरह देखे भी होंगे. देखिए, स्पिलवे जहां से पानी छोड़ा जाता है, और वियर ओवर विच और थ्रू विच इज इंटेंडेड दैट वाटर विल फ्लो इधर इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूसली. कई जगह लगातार जब बारिश पीछे पानी ज्यादा होता है डैम में, तो लगातार स्पिलवे चलता रहता है हल्का फुल्का. और अगर बारिश का सीजन खत्म हो गया, रोकना है, पानी लंबे टाइम स्टोर करना है, तो स्पिलवे को बंद कर दिया जाता है, राइट. देखिए, बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल यूज डैम्स आर क्लासिफाइड. कई टाइप है, टिम्बर डैम, एम्बैंकमेंट डैम, मैसन डैम, and several subtype. According to height, dams are categorized by the large dam, major dam, alternately as a low dam, medium dam or high dam. Now come to the multi-purpose project. अब हम इसके कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे. यहाँ ये पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डेट्स वाले पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, और डैम की डेफिनेशन. अब आते हैं मल्टीपर्पज प्रोसेस. लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस. थोड़ी इसकी हिस्ट्री दी है स्टार्टिंग की इंपॉर्टेंस के साथ. विद द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच वर्क थ्रू do of a vehicle that would lead the nation to of development and progress. तो इसको एक प्रकार से बड़ा एक अचीवमेंट माना इंडिया ने, बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट करके, कि हमारे कंट्री को क्या करेगा, डेवलप करेगा और प्रोग्रेसिव कंट्री बना पाएगा. एंड ओवरकमिंग द हैंडीकैप ऑफ इट्स कॉलोनियल पास. तो कॉलोनियल पास में जो हमारा लंबा जो डेवलपमेंट रुका रह गया था, उसको पेस मिलेगा, राइट. जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक टर्म यूज की डैम्स के लिए, प्राउडली प्रोक्लेम द डैम्स एज ए टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया. क्या कहा गया, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया. जैसे हम अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेष को पूरा करने टेम्पल में जाते हैं, तो ऐसी मॉडर्न इंडिया की जितनी विशेष है, जो भी देश की जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए कन्या का डैम बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये बेस थे. आगे देखिए, द रीजंस बीइंग दैट इट वुड बी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी. अब दूसरा बात करते हैं, एग्रीकल्चर इस पर डिपेंड है, विलेज इकोनॉमी इस पर डिपेंड होगी, रैपिड इंडस्ट्रीज इस पर डिपेंड होगी, और अर्बन जो इकोनॉमी वो पूरी कहने के डैम पे बेस्ड. ठीक है. अब इसके बाद एक आगे छोटी सी पोएट्रिक लाइन दी है, और जो कहने के रिवर्स के बारे में बताती हैं. और ये हमारी एक फेमस रिवर है, दैट इज दामोदर, जहां पे हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना था, काफी बड़ा 6-7 डैम का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसी के बारे में. तो ये पॉपुलर भादो सॉन्ग है, ये भादव यानी जब बारिश वगैरह आती है उस टाइम. वी हैव सॉन्ग द क्रॉप इन अषाढ़. अषाढ़ मंथ से इससे पहले उसमें हमने क्रॉप लगाई है. वी विल ब्रिंग भादो इन भाद्रा फ्लड. और भादो में बारिश ज्यादा होगी तो फ्लड आती है. हैव सोलन द दामोदर. और द सेलिंग बोट्स कैनॉट सेल ओ दामोदर वी फॉल एट योर फीट reduce the flood. A little भादो will come a year later. Let the boat sail on the surface. तो नावें डूब गई हैं, फ्लड आ गया, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे. ठीक है. यहाँ नीचे एक टर्म दी है जो कई बार पूछी जाती है, जैसे दामोदर रिवर इज नॉन एज रिवर ऑफ सॉरो. तो दामोदर रिवर को रिवर ऑफ सॉरो बोलते हैं. और दामोदर रिवर का जो इम्पैक्ट है वो बिहार के नीचे झारखंड और वेस्ट बंगाल दो में जाता है, झारखंड और वेस्ट बंगाल. ठीक है. तो ये वेस्ट बंगाल में मेनली ये सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है, राइट. इसके अलावा कोसी रिवर है, जिसको सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं. ये बिहार में काफी फ्लड लाती है. इनका फ्लड का टाइम 80-90 किलोमीटर तक इनका चौड़ाई बढ़ जाती है. चलिए, इन रिसेंट ईयर मल्टीपर्पज प्रोसेस एंड द लार्ज डैम हैव कम अंडर ग्रेड स्क्रूटनी. अब यहां से हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की. किनकी बात करते हैं? नेगेटिव. लास्ट पेज में हमने किया था पॉजिटिव पॉइंट्स, राइट.
अब बड़ी स्केल पे स्क्रूटनी और अपोजिशन यानी इसकी जांच पड़ताल होने लग गई है, अपोजिशन शुरू हो गया है एंड रेगुलेटिंग द डैमिंग ऑफ द रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो। अब यहां से कुछ पॉइंट्स है नोट करना नेगेटिव। पहला है नेचुरल फ्लो को रोक देते हैं, जो रिवर कंप्लीट फ्लो है उसका पाथ, उसमें बीच में डैम बनने से उसको ऑब्स्टेकल मिल जाता है, राइट। तो उसका फ्लो रुक गया, नेचुरल फ्लो जो है। पूरे सेडिमेंट फ्लो, सेडिमेंटेशन का फ्लो रुक गया, साफ पानी के साथ जो मिट्टी आती है और फर्टाइल सॉइल उससे डेवलप होती है। एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर, यानी जो सेडिमेंट पूरे एरिया में फैलना था वो डैम में ही भर गया एंड रिजल्टिंग इन रॉकी स्ट्रीम्स बैड एंड पोरस हैबिटेट फॉर द रिवर एक्वाटिक लाइफ। रिवर में भी एक्वाटिक लाइफ कहीं ना कहीं इससे सफर करती है। एंड डैम्स आल्सो फ्रेगमेंट रिवर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द एक्वाटिक फौना इन माइग्रेट। और जो एक्वाटिक जो इतने भी हमारे स्पीसीज है, जिससे हम बात करते हैं अधिकतर जो फिशिज हैं वो अपने क्या बोलते हैं स्पॉनिंग सीजन जो आगे दिया है, देखो इसमें स्पेशली फॉर स्पॉनिंग, यानी अपने अंडे देने के लिए जब वो अपनी जगह बदलती है और ऊपर रिवर में ऊपर के एरिया में जाती है, फ्रेश वाटर के एरिया में ज्यादा जाती है, तो उसमें भी इनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि वाटर ज्यादा नहीं होता, कई जगह ये सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो इन वजह से कहीं ना कहीं एक्वाटिक लाइफ का सफर करती है। द रिजर्वायर दैट आर द क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन आल्सो सबमर्ज द एक्सेसिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लेडिंग। अब डैम के नीचे कई आपकी स्पीशीज क्या सबमर्ज हो जाती है, सॉइल भी वहां से डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिकम्पोजिशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब आते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। द लार्ज डैम हैव आल्सो बीन ए कॉज ऑफ मेनी न्यू सोशल मूवमेंट लाइक, अब इन्हीं का अपोज करते करते कुछ बड़े मूवमेंट इनके अगेंस्ट रेज हो गए। नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे बड़ा है, इसके बाद टिहरी आंदोलन है, टिहरी उत्तराखंड, नर्मदा इन गुजरात। रेसेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैव प्राइमरली बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लोगों ने जो इसका मूवमेंट में रेज किया, दैट इज बड़ी स्केल पे लोग यहाँ डिस्प्लेस किए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाते हैं, उनके गांव, उनकी लैंड, उनके घर, हर चीज उनको छोड़ के जाना पड़ता है। Of local communities, local people often had to give up their land, livelihood and their meager access and control over the resource for the greater good of the nation. देश के भले के लिए वो खुद सफर करते हैं। So, if the people, local people are not benefiting from such project, then who is benefit? तो इन प्रोजेक्ट का लोकल लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट? अगर नहीं मिलता है तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट आगे आता है। आगे देखिए, perhaps the landowners and large farmer industries and few urban centers take the case of landless in the village. Does industries have the few urban cities take the landless of the village? Does they really gain from such a problem? जो अमीर लोग हैं, इंडस्ट्रीज हैं या अर्बन सेंटर्स हैं, उनको इन बड़े प्रोजेक्ट्स का ज्यादा बेनिफिट होता है। उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, उनको वाटर मिल जाता है, और कहीं ना कहीं जो कॉमन पीपल है या ट्राइबल पीपल है, लैंडलेस पीपल है, उसको इनका बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो यहां से कुछ नेगेटिव पॉइंट आगे देखिए। नर्मदा बचाओ की केस स्टडी दी है, ये सरदार सरोवर डैम पे गुजरात में और बड़ी स्केल पे इसका अपोज हुआ, जिसको नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा गया। और स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, ये कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट्स की हाइट बढ़ चुकी है, और अब जो कच्छ का जो टील एंड है वहां तक इसका पानी अब लोगों तक प्रोवाइड है। तो पूरे गुजरात में इससे जो वाटर की शॉर्टेज, यानी अगर नर्मदा जो रिवर है उस पर सरदार सरोवर डैम यहाँ है, तो ऊपर कच्छ तक इसकी कैनाल से वाटर पहुंचा है, जिससे एग्रीकल्चर और कॉमन पीपल का लाइफ चेंज हुई है। पर यहाँ इसकी हाइट बढ़ाने से इसका बड़ा अपोज हुआ था, तो इसको कई बार कई लोग पॉलिटिकल मूवमेंट भी बात करते हैं। ठीक है, चलिए। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल एंड फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज अगेंस्ट द सरदार, तो कई लोगों ने मिलकर इसका अपोज किया। नर्मदा रिवर्स इन गुजरात, इट ऑजरली फोकस ऑन द एनवायरमेंट इश्यूज। स्टार्टिंग में इनका इशू एनवायरमेंटल इशू था, रिलेटेड टू ट्रीज की, बहुत से ट्रीज खत्म हो जाएंगे, पीछे बहुत बड़ी लेक बनेगी, दैट वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डैम वाटर। रिसेंटली इट हैज रीफोकस, अब इन्होंने दोबारा नए अपने प्रॉब्लम्स आगे रखी थी गवर्नमेंट के आगे। एम टू इनेबल द पुअर सिटीजन स्पेशली द ऑस्ट्रस डिस्प्लेस पीपल टू द गेट फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब उनका मानना था जो यहाँ से डिस्प्लेस होंगे उनको रिहेबिलिटेशन उनका अच्छे से होना चाहिए, तब जाके वो शायद इस प्रोजेक्ट को बढ़े देंगे। इसका लंबा अपोज चला, बट अभी एट प्रेजेंट बात करें, ये पुराना रहा 2002-3 का, जब बड़ा अपोज था, इन चीज को कई बार लंबे समय से इस प्रोजेक्ट को रोक भी दिया गया था। बट राइट नाउ ये स्ट्रक्चर बन चुका है। सरदार सरोवर डैम काफी वॉल्यूम में, आई थिंक ये एशिया में सेकंड थर्ड पोजीशन पे आता है, और इसकी वजह से गुजरात का बहुत बेनिफिट हुआ है सबसे ज्यादा। और इसके आसपास जो नीचे महाराष्ट्र का कई एरिया है, और इवन आंध्र प्रदेश का है, सॉरी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो एरिया है, उन सबको इसका बेनिफिट हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। People felt that their suffering would not be in vain except the trauma of displacement, believing in the promise of a irrigated field and plentiful harvest. अब लोगों को ये लगा कि हमें की सफरिंग वेस्ट नहीं जाएगी,
उनको इरिगेटेड फील्ड मिल जाएंगे, प्लेंटीफुल हार्वेस्ट करने खेती करने की जमीन मिल जाएगी. सो ऑफन द सावर ऑफ द रिहिंद टोल्ड अस दैट दे एक्सेप्ट देयर सफरिंग. तो रिहिंद डैम का एग्जांपल दिया, यूपी में सोन रिवर पे. उन्होंने भी इस तरह से अपने डैम के स्ट्रक्चर के लैंड आई तो उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया था और सफर किया, सेक्रीफाइस किया सेक ऑफ द नेशन. बट नाउ आफ्टर 30 साल हो चुके हैं इस डैम को बने हुए, रिहिंद डैम जो यूपी में सोन रिवर पे. But now after the bitter sake of the nation, but now after 30 bitter years being adrift, their livelihood having even being more precarious. तो बुरी हालत उनकी, ज्यादा अच्छी हालत नहीं है. They keep asking, are we the only ones choose the make sacrifice for the nation? क्या हम ही हैं जो बलिदान करेंगे और किसी का काम नहीं है क्या? आगे चलते हैं. इरिगेशन हैज ऑल्सो चेंज. अब देखिए और नेगेटिव पॉइंट्स है, बड़े इंपॉर्टेंट है. चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न. इरिगेशन जैसे जितने ज्यादा डैम बनेंगे दूर तक वाटर रीच करेगा. जैसे गुजरात का एग्जांपल दिया मैंने, कच्छ तक एक्चुअल होने पॉसिबल हो जाएगी इससे. तो जब हर जगह पानी अवेलेबल होता है तो क्रॉपिंग पैटर्न बदल जाता है, उसका भी बड़ा इंपैक्ट है. मेन रीजंस विद द फार्मर शिफ्ट टू द वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप. लोग कमर्शियल क्रॉप या वाटर इंटेंसिव जिसमें पानी ज्यादा यूज होता है उन क्रॉप्स की तरफ चले जाते हैं. हरियाणा में जैसे बात करते हैं चना, ज्वार, बाजरा, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर थे. पहले खरीफ मेन सीजन होता था. बाद में जब कैनाल्स और ये ट्यूबवेल कनेक्शन स्टडी आई तो हमारे रबी मेन क्रॉप हो गई. इज क्लियर? और आज हम रबी के बाद भी हम बात करते हैं. रबी के साथ साथ खरीफ में अब राइस कल्टीवेशन भी हरियाणा में स्टार्ट हो गया, जो अपने आप में एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है. और उसका रिजल्ट हमारे इस एरिया में पड़ रहा है. ग्राउंड वाटर जो है लेवल वो बहुत नीचे जा चुका है. सॉइल सैलाइन हो गई, उसका पीएच वैल्यू चेंज हो गया है. देखो, at the same time it has transformed the social landscape and increasing the social gap between the richer landlords and the landless poor. इससे rich और poor में difference बढ़ता गया. As we can see, the dams did create conflict between the people wanting different use of benefits from the same water resource. In Gujarat, the Sabarmati basin farmer are agitated and almost caused a riot over the higher priority given to the water supply in urban area. Particularly during drought, interstate water disputes are also being common with the regard of sharing the cost of benefit of the multi project. तो इस वाटर के ऊपर या इसमें जो खर्चा है उसके ऊपर कई बार स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स होता है. हरियाणा का भी ऐसा नहर थी हमारी, पंजाब और हरियाणा में कई बार डिस्प्यूट रहा है वाटर के रिलेटेड. ऐसे ही हम बात करते हैं साउथ में कर्नाटक और तमिलनाडु का इश्यू रहा है कावेरी वाटर डिस्प्यूट पे. और इंटरनेशनल की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान का भी डिस्प्यूट रहा है बिकॉज ऑफ इंडस वैली इंडस्ट्री. ओके, तो आप भी ऐसे करना, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स एक बार लिख लेना जो इसमें फिट आउट है. चलते हैं आगे. लास्ट में इसमें एक मैप है इस टॉपिक में और एक पैरा है. तो सबसे पहले मैप को देख लेते हैं. काफी इंपॉर्टेंट मैप है. इसमें कई टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एमसीक्यू, और लोकेशन का मिलता है नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, राइट. और मेसोकॉलम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. और स्टेट वाइज डैम, स्टेट, डैम, रिवर, इस तरह के कनेक्शन क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं. सलाल फिलहाल ये J&K में है और ऊपर लद्दाख अलग हो गया. सलाल ऑन चिनाब रिवर. चिनाब रिवर पे सलाल डैम. इसका आपका सतलुज रिवर पे है भाखड़ा नंगल. और ये जो दो डैम है भाखड़ा नंगल, दो अलग अलग डैम है, 10-12 किलोमीटर का अंतर है. ये पंजाब में, डैम स्ट्रक्चर पंजाब में, और जो पीछे लेक है गुरु गोविंद वो हिमाचल में. ठीक है, फिर टिहरी है उत्तराखंड, नरौरा यूपी, और यूपी में एक और है रेन डैम जो पीछे पढ़ा था हमने, ये सोन रिवर पे. और ये यूपी बाउंड्री में, ये याद रखे ना, यूपी के लास्ट में एक छोटा सा कॉर्नर है इससे. ठीक है, अब इधर आते हैं. कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, तीनों आपके राजस्थान में. इस तरह से एक बीच में एक एरिया निकला राजस्थान का, तो देख लेना इन्हें. और ये चंबल रिवर पे है. इसके बाद सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा. फिर एक ये तापी पे भी छोटा सा प्रोजेक्ट है, उकई, कई बार पूछा जाता है ये. फिर परवाना इन महाराष्ट्र, गोदावरी रिवर. फिर कोयना इन कृष्णा. कोयना ये क्या बोलते हैं, फ्लड, सॉरी अर्थक्वेक के लिए फेमस है बिकॉज ऑफ द ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर इज कलेक्टेड इन हियर. सो बिकॉज ऑफ दैट उससे प्रेशर पड़ता है और उसके मॉइस्चर की वजह से नीचे रॉक्स में कुछ क्रैक्स वगैरह आए, जिससे यहाँ कई बार एक हल्का सेलो अर्थक्वेक ऑब्जर्व हो. आगे चलते हैं. तुंगभद्रा, दो छोटी रिवर्स तुंगभद्रा, उनसे मिलकर एक ट्रिब्यूटरी बनती है कृष्णा की, तो ये कर्नाटक में तुंगभद्रा डैम है. इसके बाद नागार्जुन सागर काफी इंपोर्टेंट है, और ये अब तेलंगाना डिवाइड होने के बाद दोनों स्टेट ने इसको आधा आधा बांट लिया, डैम को भी और रिजर्वायर को. तो बॉर्डर पे है ये तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. ओके, नीचे फिर मेट्रो डैम है, तमिलनाडु में है. और ये कावेरी रिवर पे यहाँ भी वाटर का बड़ा डिस्प्यूट चलता है. पेरियार इन केरल, ये केरल में पेरियार रिवर पे ही पेरियार डैम है. फिर आते हैं महानदी. महानदी में हीराकुंड है उड़ीसा. और इसके बाद फिर एक यहाँ कर लेते हैं मेघालय के नॉर्थ में कुछ छोटी स्ट्रीम्स आती, कोपली रिवर. और ये असम में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है दैट इज कोपली. ये आगे कई चैप्टर्स में एक दो जगह आया है इंटरनल टेक्स्ट में,
तो कोपली प्रोजेक्ट पढ़ लेना, ये भी रिवर पे कुछ छोटे डैम्स बना के बनाया गया है। लास्ट में हम कर रहे हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट, कुछ सात डिफरेंट डैम्स का ये प्रोजेक्ट है। इसमें एक दो डैम तो आपके झारखंड में मिलेंगे और मैक्स ज्यादा डैम आपके वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। तो इस रिवर पे जो बड़ा मानसून टाइम में बड़ी फ्लड कंडीशंस आती हैं उनको चेक करने के लिए यहाँ डैम बनाए गए हैं। तो प्लीज इसको रिपीट कर रहा हूं, इसमें से आपको एनटीएससी में अगर इस चैप्टर का आता है तो उसमें काफी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। So do you know the Krishna Godavari dispute is due to the objection raised by the Karnataka and Andhra Pradesh government? तो आंध्र प्रदेश कर्नाटक ने दोनों ऑब्जेक्शन किया है गोदावरी और कृष्णा रिवर पे, राइट। तो गोदावरी कृष्णा रिवर जो ऊपर से फ्लो लेके आती हैं, आंध्र प्रदेश को प्रॉब्लम है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र पूरा वाटर इनको डिस्प्यूट नहीं करता है। ऐसे ही कृष्णा रिवर पे भी है, कृष्णा रिवर ऊपर से आती है, कोयना डैम जो हमने पढ़ा था वहां से आती है, फिर कर्नाटक में भी इसका वाटर शेयर है, ठीक है। रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ द मोर वाटर कोयना बाय द महाराष्ट्र, कोयना डैम से ज्यादातर पानी महाराष्ट्र में डाइवर्ट हो जाता है, जिससे नीचे स्टेट्स को प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही मैंने आपको मेट्रो डैम के पास बताया था कि कावेरी रिवर पे भी कर्नाटक तमिलनाडु में इशू है, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डैम। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन, अब यहाँ देखिए लास्ट में कुछ और नेगेटिव पॉइंट है, फटाफट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू द फेलियर ऑफ अचीव द पर्पस फॉर द विच दे वर बिल्ड। सबसे बड़ा जो जिस पर्पस से इनको बिल्ड किया गया है उनमें ही कई बार फेल होते हैं। आयरनली द डैम दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड, सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट आता है कंट्रोल फ्लड। डैम्स की हम कहते हैं फ्लड को चेक करते हैं, बट यहां हम बात करते हैं बहुत से डैम्स फ्लड के टाइम ही फेल हो जाते हैं। दे ट्रिगर्ड फ्लड, वो फ्लड के कारण बन जाते हैं ड्यू टू द सेडिमेंटेशन। कई बार इनके अंदर सेडिमेंटेशन हो जाता है काफी नीचे, और जितना वॉल्यूम स्टार्टिंग में था उससे ये कम वॉल्यूम को रख सकते हैं पानी, बाकी इन्हें छोड़ना पड़ता है। देखो moreover the big dams have mostly been unsuccessful in controlling flood at the time of excessive rain। जब ज्यादा बारिश होती है तो इन्हीं डैम्स को पानी छोड़ना पड़ता है। तो 5-10 साल बारिश यहाँ ज्यादा बारिश नहीं होती है, डैम की वजह से फ्लड नहीं आती, तो लोग यहाँ बस भी जाते हैं, खेती शुरू कर देते हैं। और जब अचानक 5-10 साल में बहुत हैवी रेनफॉल हो तो इसी जो वैली जो बीच में बस चुके हैं लोग, उस एरिया में फ्लड कंडीशन आती है, जिससे बड़ी स्केल पे लोग सफर करते हैं। तो ये अपने एक बड़े कॉज में सफल नहीं होता, दैट इज कंट्रोल फ्लड। तो यू मे ऑल्सो सीन द रीड हाउ द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द डैम ड्यूरिंग द हैवी रेन। हैवी रेन पे इनके एक दो हम दरवाजे खोल दिए, वो उनके स्पिल वे के एक दरवाजे खोलते हैं जिससे पानी रिलीज हो जाता है। देन ड्यूरिंग द हैवी रेन द फ्लड सिचुएशन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006 में महाराष्ट्र गुजरात में ऐसा ही कुछ हुआ। द फ्लड्स हैव नॉट, इसको नोट कर लेना प्लीज, द फ्लड हैव नॉट ओनली डिवास्टिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट कॉज एक्सटेंसिव सॉइल। इससे सॉइल इरोजन भी होता है बड़ी स्केल पे जितना वाटर फ्लो होगा। Sedimentation also mean that the flood plain were deployed in silt, a natural fertilizer, further adding on the problem of land degradation। तो नेचुरल जो हम एक फर्टिलाइजर हमें मिलता है सेडिमेंटेशन, वो भी हर जगह नहीं पहुंच पाता है, डैम्स की वजह से डैम में वो डिपॉजिट हो जाता है, राइट। तो इससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंडस अर्थक्वेक, इनसे अर्थक्वेक का भी ओरिजिन होता है बड़े डैम स्ट्रक्चर से, जैसे महाराष्ट्र कोयना का मैंने बताया था आपको। फिर पेस्ट एंड पॉल्यूशन,